गुड मॉर्निंग एवरीबडी। ये अपने CMA इंटरमीडिएट का जो इंड एस का सिलेबस है, इंड एस 33, उसमें से एक है। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बताया कि फाइनल्स में आप लोगों को पूरा डिटेल में इंड एस पढ़ना पड़ेगा। इंटर में इन्होंने अभी इंट्रोड्यूस किया है एक छोटा सा लेवल पे। आइए बात करते हैं अर्निंग पर शेयर होता क्या है। तो आप जानते हो जो भी प्रॉफिट अट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर होता है या प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर बोल दो आप, तो जो प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर होता है उसको जब हम लोग नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करते हैं इक्विटी शेयर से, तो अर्निंग पर शेयर आता है। आप ऐसे बोल सकते हो कि इक्विटी शेयर का पर शेयर के बेसिस पे कंपनी का जो अर्निंग है उसको अर्निंग पर शेयर बोला जाता है। ईपीएस दो तरह का होता है, एक बेसिक ईपीएस और एक डाइल्यूटेड ईपीएस, जिनका कैलकुलेशन आप आज की क्लास में सीखोगे और इंड एस पे सीखोगे। ओके, हो सकता है आप लोगों ने एस 20 पढ़ा हुआ हो तो आधा अधूरा सीखा हुआ होगा आप लोगों का, बहुत कुछ सिमिलर मिलेगा आपको, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा बातें भी मिलेंगी। तो जो प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर है उसको नंबर ऑफ शेयर से अगर डिवाइड करते हैं तो हमको ईपीएस मिलता है और वो बेसिक ईपीएस कहलाता है। खैर अभी उस पर छोड़िए। ईपीएस मैंने बोला दो तरह का होता है, बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस। बेसिक ईपीएस और डाइल्यूटेड ईपीएस दोनों को ही इक्वल प्रोमिनेंस पे, मतलब बराबर का इज्जत देते हुए प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के फेस पे, जहां पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकलता है उसके ठीक नीचे में जब अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आप दिखा देते हो, जो पी&एल का मैं बार बार बोलता हूं ना आपको, दो पार्ट होता है, एक नॉर्मल पी&एल जिसमें पैट आता है और एक अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम जिसमें अनरियलाइज्ड इनकम आती है, लाइक रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, एक्चुरियल गेन लॉस, ये सब आइटम जिसमें आता है। तो उसके नीचे आपको बेसिक ईपीएस और डाइल्यूटेड ईपीएस इक्वल इज्जत के साथ दिखाना पड़ता है। अगर कोई कंपनी का बेसिक ईपीएस भी 12 रुपया है और डाइल्यूटेड ईपीएस भी 12 रुपया है तो उसको बोलना पड़ेगा बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस 12। पर अगर अलग अलग है तो बोलना पड़ेगा बेसिक ईपीएस 16, डाइल्यूटेड ईपीएस 13। ऐसे करके आपको ईपीएस दिखलाना पड़ता है। और एक चीज याद रखिएगा, ईपीएस के कैलकुलेशन में जो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम वाला पार्ट होता है वो लिया नहीं जाता। जो नॉर्मल बिजनेस वाला जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते वक्त जो पैट आता है वही इंक्लूड किया जाता है। मतलब जो आप नॉर्मली पी&एल बनाते हो और पैट आता है ना, उसमें उसी पैट से ईपीएस निकाला जाता है। आइए मैं रीडिंग करता हूं पहला पैराग्राफ को। The profit available to the equity shareholder on a per share basis is called earning per share. EPS are of two types, basic and diluted EPS. Both are to be presented or reported on the face of the profit and loss account in with equal prominence. But if the amount of basic and diluted EPS are same, it is to be presented in a single line by writing basic and diluted EPS. Other comprehensive income is not considered while calculating EPS, जैसे रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, जैसे एक्चुरियल गेन लॉस जो मैंने आपको बताया था, वो सब ईपीएस के कैलकुलेशन में लिया नहीं जाता। अब आता है कि सर ईपीएस इंड एस 33 कॉन्टिन्यूड और डिसकॉन्टिन्यूड ऑपरेशन के बारे में क्या कहता है। तो इंड एस 33 का बोलना है कि अगर कंपनी के पास कोई भी डिसकॉन्टिन्यूड ऑपरेशन है तो उसको कंटिन्यूड ऑपरेशन का ईपीएस अलग और डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन का ईपीएस अलग। फॉर एग्जांपल, अगर आपको पता चलता है कि आईटीसी अपने गारमेंट बिजनेस को बेच रहा है तो आईटीसी जब अपना इंड एस का ईपीएस रिपोर्ट करेगा तो बाकी जो उसके ऑपरेशन है कंटिन्यूड ऑपरेशन उसका ईपीएस और डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन का ईपीएस, दो ईपीएस रिपोर्ट करेगा। ऐसा कोई रिक्वायरमेंट एस 20 में नहीं है। अब आइए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को लेकर के इंड एस 33 क्या बोलता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम मतलब कोई लॉस बाय फायर, कोई लॉटरी इनकम वगैरह अगर हो तो इंड एस 33 क्या बोलता है। मैं आपको बताता हूं, इंड एस में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को अलग से कोई इज्जत नहीं दिया जाता। इंड एस की नजर में ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। तो इंड एस बोलता है आपको एक ही ईपीएस निकालना है जिसमें ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सारी इनकम लॉस आ जाए। एस 20 अगर आप देखोगे तो उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम अगर होना तो जो नॉर्मल इनकम है उसका अलग ईपीएस निकाला जाता है
और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम मिला करके जो ईपीएस आता है वो अलग निकाला जाता है। पर इंड एस में एक ही ईपीएस निकालना। फॉर एग्जाम्पल 40 रुपया अगर ऑर्डिनरी इनकम है, 3 रुपया अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम है, इंड एस बोलता है 43 इज योर इनकम। एस बोलता है 40 अलग दिखाओ और 43 अलग दिखाओ। एक को बोलो ईपीएस विदाउट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम, एक को बोलो ईपीएस विथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम। लेकिन प्लीज इंड एस में रिक्वायरमेंट है कि सिर्फ एक ही दिखाना है और वो है ईपीएस 43। आइए मैं पढ़ता हूं सेकेंड और थर्ड पैराग्राफ। EPS is required to be disclosed separately, continued and discontinued operation. EPS is required to be disclosed separately for continuing and discontinued operation. Existing AS 20 does not require this. Extraordinary item. Ind AS 33 does not require EPS separately for ordinary and extraordinary item. Existing AS 20 requires EPS to be presented with and without extraordinary items. क्लियरली समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए बेसिक ईपीएस का फॉर्मूला। मैंने बोला ना 2 तरह का ईपीएस होता है, एक बेसिक एक डाइल्यूटेड। आज हम लोग बेसिक ईपीएस के बारे में पहले डिस्कशन करेंगे, हो सकता है डाइल्यूटेड ईपीएस तक हम लोग कल पहुंचेंगे। तो बेसिक ईपीएस का फॉर्मूला है प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाई वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। नॉर्मली हम लोग नंबर ऑफ शेयर बोलते हैं, पर अगर कोई भी एक पर्टिकुलर ईयर में डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे डिफरेंट नंबर ऑफ शेयर हो, फॉर एग्जांपल शुरू में कंपनी का 1 लाख शेयर है, बीच में उन्होंने इशू किया 50,000 शेयर, तो बीच में उनके पास 1.5 लाख शेयर हो गया, फिर उन्होंने मान लो बाईबैक कर लिया 20,000 शेयर, तो उनके पास 1,30,000 शेयर कैपिटल में शेयर हो गया। तो अगर अलग अलग टाइम पे अलग अलग शेयर रहता है तो टाइम के हिसाब से नंबर ऑफ शेयर को एवरेज करके वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर निकाला जाता है कि भाई थ्रू आउट द ईयर आपके पास कितने शेयर थे। ओपनिंग में अलग, क्लोजिंग में अलग, बीच में अलग शेयर अगर हैं तो आपको सिंपल क्लोजिंग नंबर ऑफ शेयर लेकर के या ओपनिंग नंबर ऑफ शेयर लेकर के ईपीएस निकालना इलॉजिकल रहेगा। तो इंड एस बोलता है कि भाई आपको ना अगर अलग अलग वक्त में अलग अलग नंबर ऑफ शेयर हैं कोई भी साल में, तो आपको एवरेज नंबर ऑफ शेयर निकाल लेना पड़ेगा टाइम को वेट लेते हुए, टाइम को वेट मानते हुए। तो आइए डिस्कस करते हैं सब कैसे निकलता है। अब देखो बेसिक ईपीएस निकालने में आपको 2 फिगर चाहिए, एक पफेस एक वानोस। ये दोनों नंबर्स हैं। दोनों नंबर को जब डिवाइड कर दोगे तो आपको एक फिगर आएगा जिसका नाम ईपीएस होगा, वही बेसिक ईपीएस होगा और उसी को पीएनएल के फेस पे डिस्क्लोज करना है। मैं आपको एक इंड एस का पीएनएल दिखाता हूं, आप देखो कैसे वो लोग फेस पे डिस्क्लोज करते हैं। ओके, ये इंड एस कंपनी इंड एस वाला बैलेंस शीट है, इंड एस वाला पीएनएल है। देखो ये रहा स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, ये रहा फर्स्ट पार्ट ऑफ द पीएनएल। आप देखो जो हम लोगों का नॉर्मल है, ये हो गया देखो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, जिसकी मैं कई बार बात करता हूं। इसको लेकर के ईपीएस नहीं बनाया जाता, सिर्फ इसी से ईपीएस निकलता है, इसी प्रॉफिट से। ये देखो बेसिक ईपीएस 53.08, ये देखो डाइल्यूटेड ईपीएस 53.04। तो पीएनएल के फेस पे आपको दोनों ईपीएस दिखलाना है। अभी मैं बेसिक ईपीएस का आपके साथ बात कर रहा हूं। लेट्स टॉक अबाउट प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। ऊपर में देखिए लिखा दिस प्रॉफिट इज ओनली टेकन फ्रॉम पीएनएल, ओसीआई इज नॉट इंक्लूडेड। 5 बार बोल दिए हम, ये आपको जरूरत नहीं, फिर भी सुन के रख लो। फॉर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट द प्रॉफिट इज कंप्यूटेड आफ्टर डिडक्टिंग द नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। आपके लेवल पे नहीं है, खाली याद रख लेना। द प्रॉफिट शुड बी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, सो इट इज टू बी adjusted after it is to be computed after adjusting current tax and deferred tax both। अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है और क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है, क्यूमुलेटिव, तो प्रेफरेंस डिविडेंड आपको डिडक्ट करके ही ईपीएस निकालना है, चाहे डिक्लेयर हुआ हो या नहीं हुआ हो। कहने का मतलब है आपको मालूम है कि क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स के केसेस में प्रेफरेंस डिविडेंड अगर नहीं भी देते हो कोई साल में, तो दूसरा साल में 2 साल का देना पड़ता है, वो एरियर बन जाता है। तो इंड एस का बोलना है कि जब आप ईपीएस निकालोगे तो भले कोई साल में आपको लॉस हुआ और आप डिविडेंड नहीं दे पाए, लेकिन ईपीएस निकालते समय उसको माइनस करना ही है। भले आपका लॉस बढ़ जाए, आपका ईपीएस माइनस में आ जाए, पर माइनस करके ही दिखाना है। तो अगर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है
तो आपको डिडक्ट करके ही, भले डिविडेंड डिक्लेयर हुआ हो या नहीं हुआ हो, प्रेफरेंस डिविडेंड डिडक्ट करके ही ईपीएस निकालना होगा। अगर नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है तो आप सिर्फ तभी डिडक्ट करोगे अगर डिविडेंड डिक्लेयर हुआ, मतलब प्रॉफिट होगा तो डिविडेंड डिक्लेयर करोगे तो आप माइनस करोगे, क्योंकि आपको मालूम है कि नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर में अगर डिविडेंड डिक्लेयर नहीं हुआ एक साल में तो वो लैप्स कर जाता है। तो अब आप रूल समझ लो कि जब हम पफेस निकालेंगे तो टैक्स माइनस करके निकालेंगे, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करके निकालेंगे, चाहे उन्होंने दिया हो या नहीं दिया हो। नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस डिविडेंड तभी माइनस करेंगे जब उन्होंने डिक्लेयर किया हो। एक दो बात और बोलूंगा, अगर कभी कोई प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है और वो डिस्काउंट वगैरह में इशू या रिडीम वगैरह होता है तो उस डिस्काउंट वगैरह को और प्रीमियम वगैरह को भी डिविडेंड ही माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 1 लाख रुपया का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, आप रिडीम करते समय उनको 1,03,000 रुपया वापस दिए, तो ये जो 3,000 रुपया जो आप एक्स्ट्रा दिए ना, ये भी डिविडेंड ही माना जाता है और इसको भी ईपीएस निकालते समय माइनस ही करोगे, भले ये प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन क्यों ना हो। इंड एस का बोलना है कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से रिलेटेड डिस्काउंट और प्रीमियम को हम डिविडेंड ही मानेंगे और पफेस को निकालते वक्त एडलेस करके ही एडलेस करके ही ईपीएस निकालेंगे। ओके, सो विद दिस हम लोगों का पफेस का कैलकुलेशन का लेक्चर खत्म होता है एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। सी, मैंने आपको जैसे बताया कि डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर डिफरेंट नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग हो आपकी शेयर कैपिटल में तो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर निकालते हैं। आइए बात करते हैं कैसे। मान लो कोई कंपनी का फाइनेंशियल ईयर है 22-23, मान लो 1/4/22 को उस कंपनी का नंबर ऑफ शेयर था 1,20,000। मान लो 1/8/22 को उसने 36,000 फ्रेश इश्यू किया, न्यू इश्यू। और मान लो 1/11/22 को उसने 12,000 शेयर बाई बैक किया। तो आप जानते हो इश्यू से नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाता है, बाई बैक से नंबर ऑफ शेयर गिर जाता है। तो आप देखो 3 अलग अलग वक्त में, जैसे अप्रैल से लेकर के अगस्त तक 1,20,000 शेयर था, अगस्त से लेकर के नवंबर तक 1,56,000 शेयर हो गया, और उसके बाद नवंबर से लेकर के मार्च तक 1,44,000 शेयर हो गया। तो 3 अलग अलग वक्त में 3 अलग अलग नंबर ऑफ शेयर थे। तो आपको जब वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर निकालना होगा तो आप कुछ इस तरह से निकालोगे कि 1,20,000 शेयर कुछ महीनों के लिए था। तो कितने महीनों के लिए था? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीनों के लिए था 12 में से। तो 4/12 इज कॉल्ड टाइम वेइंग फैक्टर। टाइम वेइंग फैक्टर 12 में से 4 महीना माने 1/3 ऑफ द ईयर 1,20,000 शेयर था। फिर अपने शेयर हो गया 1,56,000 शेयर। ये कब तक था? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, क्योंकि नवंबर में बाईबैक हो गया था बिगिनिंग में। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर मतलब 3 महीना। 25% ऑफ द ईयर 1/4, 3/12, 0.25 आपके पास 1,56,000 शेयर था। तो इस हिसाब से वेटेड एवरेज निकालोगे। फिर आपके पास 1,44,000 शेयर हो गया, क्योंकि 120 + 36 - 12 144। ये शेयर आपका था नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी 5/12। आप अगर इसका टोटल करोगे 4, 3, 7 और 5 12, तो वो टोटल 5 माने टोटल 12 आ जाएगा जो नीचे में है। अब अगर आप इसका आंसर निकालोगे तो ये हो गया 40,000, ये हो गया 39,000 और ये हो गया 60,000। टोटल अगर निकलेगा तो 40 + 39 + 60 1,39,000 शेयर। अब आप देखो, शुरू में हमारे पास 1,20 था, 4 महीना बाद 1,56 हो गया, वहां से 3 महीना बाद 1,44 हो गया और लास्ट में 1,44 ही रहा। लेकिन एवरेज में, ऑन एन एवरेज थ्रू आउट द ईयर मेरा 1,39,000 शेयर था। जैसे बोलते हैं ना कि कोई दिन स्कूल में 40 बच्चा आया, कोई दिन 50, कोई दिन 70, कोई दिन 20, कोई दिन 90, कोई दिन कुछ। ऑन एन एवरेज 45 बच्चा आया। वैसे ऑन एन एवरेज साल भर मेरा 139,000 शेयर था। इसको जब मैं पफेस से डिवाइड करूंगा, वही पफेस जिसको निकालना ऊपर में सिखाए थे,
तो मान लो मेरी कंपनी का परफेस है 15 लाख रुपया, या प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर है 15 लाख रुपया। तो इस 15 लाख को जब मैं 1,39,000 से डिवाइड करूंगा तो 15 लाख डिवाइडेड बाई 1,39,000 दैट इज 10.79। दिस इज माई बेसिक ईपीएस। तो बेसिक ईपीएस में कंपनी का प्रॉफिट लेना है और नंबर ऑफ शेयर को वेटेड एवरेज कर देना है। अकॉर्डिंगली जो फाइनल ईपीएस आएगा उस ईपीएस को आप लोगों को पीएनएल के फेस पे दिखाना है। ये ईपीएस को निकालने का कहानी एफएम की क्लासेस में भी इंटर में कराया जाता है। एज 20 में हो सकता आप लोगों को पढ़ाया गया हो, इंड एज 33 में आपको अभी पढ़ाया जा रहा है। सो ये एकदम बेसिक कैलकुलेशन का हम आपको एक परफेस और वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर का एक बेसिक कैलकुलेशन हम आपको दिए। अगर इसके ऊपर मेरे पास कोई एग्जाम्पल है तो हम वो एग्जाम्पल करते हैं, नहीं तो फिर हम लोग आगे चलेंगे और आगे डिटेल में पढ़ करके फिर नया कुछ करेंगे। आइए एक इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन 2 एंड इलस्ट्रेशन 3। इलस्ट्रेशन 1 भी है। ये 3 इलस्ट्रेशन हम लोग अभी करेंगे, उसके बाद हम लोग मूव करेंगे अगले डिस्कशन में। आइए पहले इलस्ट्रेशन 2 को सॉल्व करते हैं। आप लोग इसको पढ़िए। ये आपके बुक में सीएमए के इंटरमीडिएट के जो बुक आई है उसके अंदर ये क्वेश्चंस हैं। आप अपने पीडीएफ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, बुक से भी देख सकते हैं। आइए इलस्ट्रेशन 2 को पढ़ते हैं। आई लिखता ऑन 1/4/20 3600 शेयर आउटस्टैंडिंग था। 31 अगस्त को 1200 और इशू किया। 31/1 को 600 शेयर बाईबैक हुआ। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर दिखाओ। तो देखो 3600 कुछ वक्त तक था, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। तो आप बोलेंगे 3600 शेयर मेरा 5 महीना तक आउटस्टैंडिंग था, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। फिर अपना 3600 प्लस 1200 4800 शेयर हो गया। तो 4800 शेयर कितना महीना तक रहा? अगस्त के बाद रहा। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। देख लो ठीक से, अगस्त तो 31 चला गया था ना, तो अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, क्योंकि जनवरी के लास्ट डेट में हमने बाईबैक किया तो 4800 शेयर और 5 महीना तक रहा। फिर हम लोग 600 शेयर बाईबैक कर लिए तो 4800 माइनस 600 ईच 4200 शेयर। ये कितना महीना तक रहा? ये रहा जनवरी के बाद फरवरी और मार्च, यानी 2 महीना तक। तो आपको बोला है 2021 का वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर बताओ। तो ऐसे करके निकाल लोगे, आपको वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर मिल जाएगा, जिसका आंसर होगा 3600 इंटू 5/12, तो दैट इज कमिंग 1500। 4800 इंटू 5/12, सो दैट इज कमिंग 2000। एंड देन 4200 इंटू 2/12, सो दैट इज कमिंग 700। तो अपना टोटल आएगा 1500 प्लस 2000 प्लस 700 एंड द आंसर इज 4200। तो आपका आंसर 4200 आएगा। ये इस तरह से वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर निकाला जाता है। आइए मैं आपको इसका सोल्यूशन दिखाता हूं कि वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर कितना आया है। Check, this is the solution. 3600 into 5/12, 4800 into 5/12, 4200 into 2/12 is equal to 4200 शेयर। ये एक ऑल्टरनेट तरीके से भी निकाला गया है कि भाई 3600 शेयर मेरे पास साल भर था, फिर 1200 शेयर प्लस हुआ, वो 7 महीना के लिए प्लस हुआ, और 600 शेयर माइनस हुआ तो माइनस 600 इंटू 2/12। लेकिन ये कैलकुलेशन आप लोगों से गलती करवा देगा, इसलिए ये सबसे बेस्ट तरीका है। कितना महीना तक 3600 था, कितना महीना तक 4800 था, कितना महीना तक 4200 था, हिसाब खत्म। सो 4200 इज योर फाइनल आंसर। अब सेकेंड क्वेश्चन, रेफर टू इलस्ट्रेशन 2
if profit or loss attributable to ordinary equity holder for the year ended is 21 लाख, कैलकुलेट बेसिक ईपीएस। अगर प्रॉफिट अट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर 21 लाख है और वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर 4200 है, तो ईपीएस बतलाओ। तो इट इज 21 लाख डिवाइडेड बाई 4200। अगर आप 21 लाख को 4200 से डिवाइड करोगे, द आंसर विल बी 500 रुपीज। तो 500 रुपीज का आपका बेसिक ईपीएस आएगा। और वो बेसिक ईपीएस कहां दिखलाना है? द आंसर इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के फेस पे दिखलाना है, जहां पे मैं आपको रिलायंस के P&L पे दिखला रहा था। नाउ चेक द सेकेंड वन का आंसर 500 रुपीज, चेक इट। सोल्यूशन 3, बेसिक ईपीएस इज इक्वल टू प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर बाई 1 OS वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर का शॉर्ट फॉर्म 21 लाख बाई 420 इज इक्वल टू 500। तो आपके इतने छोटे छोटे इजी इलस्ट्रेशन है इंड एस में, कुछ डिफिकल्ट है वो भी करवाऊंगा मैं। तो अब अपना आया पहला वाला क्वेश्चन, अपना इलस्ट्रेशन 2 कंप्लीट, 3 कंप्लीट। अब आप पहला क्वेश्चन देखिए, पढ़िए पहला क्वेश्चन को। ये 3 क्वेश्चन करने के बाद फिर थोड़ा और आगे मूव करेंगे। पढ़ लिए, ये इक्विटी शेयर कैपिटल है, ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, ये ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, ये अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, ये टैक्स रेट है, प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर निकालने बोला है। तो अगर मैं यहां से स्टार्ट करूं कि भाई मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है 3,50,000, तो ग्रॉस प्रॉफिट आप जानते हो सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड से आता है। मेरा अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो पीएल में आने वाला है वो है 1 लाख, तो मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया 2.5 लाख। अब अगर टैक्स 30% है तो टैक्स 30% मैंने माइनस किया तो माइनस हुआ 75,000, तो मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया 1,75,000। अब क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंड है और कंपनी को प्रॉफिट है, तो क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव कुछ भी हो माइनस तो करना ही होगा। वैसे क्यूमुलेटिव हमेशा माइनस होता है, चाहे प्रॉफिट हो कंपनी को चाहे लॉस। नॉन क्यूमुलेटिव सिर्फ तभी माइनस होता है जब कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करता है, दैट इज जब प्रॉफिट हो। तो अपने तो ये कुछ बोला नहीं और प्रॉफिट है, तो 20,000 का 10% डिविडेंड माइनस कर दिए तो आ गया 2,000। तो अपना प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर आ गया 1,73,000। अब ये प्रॉफिट और लॉस अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर जो आएगा, इसी को आप वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करोगे तो आपका बेसिक ईपीएस आएगा। अब आइए मैं आपको 1 नंबर का सोल्यूशन आपके बुक से दिखाता हूं। ये रहा आपका बुक का सोल्यूशन। ग्रॉस प्रॉफिट, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, पीबीटी, टैक्सेस, पैट, प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। तो इस तरह का छोटा सा वर्किंग कर दिए और आप अपना प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर निकाल दिए। तो यहां पे अपना 3 छोटा छोटा एग्जाम्पल कंप्लीट होता है और हम वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर के डिस्कशन में आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां मैंने एक लाइन लिखा, मैं रीडिंग करता हूं। एक बार मैं इसको रीडिंग करता हूं और यहां तक मैं पढ़ा चुका हूं, ए और बी तक, सारा को रीडिंग कर लेता हूं, सुनो। How to compute PAFES? This profit is taken only from P&L, OCI is not included. B. For consolidated financial statement, this profit should be after deducting the share of minority interest. This profit is profit after tax, so it is after adjusting current tax and deferred tax. If preference capital is there and it is cumulative, it will be deducted, dividend will be deducted always whether declared or not. If it is non-cumulative, dividend will be deducted only when declared. If preference shares are issued at discount, then amortization or discount will also be treated as dividend. Similar treatment will be for premium. If preference shares are redeemed
early at premium to save future dividend payment, then that premium is also treated as dividend for that year. Similar treatment will be discount. मैंने आपको बोला कि डिस्काउंट और प्रीमियम को डिविडेंड ही माना जाता है. अब आइए वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर का नोट्स पढ़ते हैं. वानोस इज नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर. 3600 याद है एग्जाम्पल वाला. एडजस्टेड विथ न्यू शेयर्स इशूड एंड शेयर्स बॉट बैक multiplied by the time weighing factor. So virtually the number of share outstanding during a particular period is multiplied by the weight of that period only. Issue of share increases and buyback decreases the outstanding number of share. आपने देखा कैसे 3600 से 4800 हुआ इशू के बाद, और बाईबैक के बाद वो कैसे 4800 से 4200 हुआ, कैसे हमने वानोस निकाला आपने देखा. अब आइए इसके आगे पढ़ते हैं. अगर कोई कंपनी में पार्टली पेड शेयर है, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो कंपनी बोलती है उसके पास 1 लाख शेयर है, 10 रुपीज वाला 6 पेड अप, तो आप सिंपल बोलिएगा कि उसके एक एक शेयर 0.6 शेयर के बराबर हैं, तो आप उसको बोलिएगा आपका 60,000 शेयर है और अकॉर्डिंगली ईपीएस निकालिएगा. पार्टली पेड शेयर को फ्रैक्शनल शेयर बोला जाता है. आगे बोनस, स्प्लिट, कंसोलिडेशन दैट इज रिवर्स स्प्लिट. इन ऑल दीज केसेस नो कैश इज रिसीव्ड और पेड. नो कैश इज रिसीव्ड बोलिए. तो अगर कंपनी कभी बोनस इशू करती है तो आप जानते हो कि पैसा नहीं आता. तो इंड एस कहता है कि बोनस जो इशू होता है उसमें बच्चों को खाली 2 बात याद रखनी है. एक कि पैसा तो आता नहीं है, तो कितनी तारीख को बोनस इशू हुआ उस फैक्टर को इग्नोर कर दीजिएगा और यह मान लीजिएगा बोनस बिगिनिंग में ही इशू हो गया है और उसको फुल ईयर के लिए आउटस्टैंडिंग मान करके नंबर ऑफ शेयर निकालिएगा और ईपीएस निकालिएगा. 2, आपको मालूम है कि हम लोग करेंट ईयर के साथ प्रीवियस ईयर का P&L बैलेंस शीट भी देते हैं. तो बोनस के केस में प्रीसीडिंग ईयर के ईपीएस को भी रीस्टेट किया जाता है. मैं आपको एग्जाम्पल देकर के समझाऊंगा ना तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा. आप जरा ध्यान से देखिए. मान लीजिए करेंट ईयर है 22-23. मान लीजिए मेरा पाफेस आया था 40 लाख. मान लो मेरा 1422 को 10 लाख शेयर आउटस्टैंडिंग था. मान लो 30 जून 2022 को मैंने 141 बोनस दिया. तो एक तो 30 जून को भूल जाइए. 141 बोनस मतलब 1 फॉर एवरीवन मतलब 10 लाख के लिए 10 लाख बोनस. तो आप बोल दीजिए मेरा 20 लाख शेयर हो गया और बिगिनिंग से हो गया. और अकॉर्डिंगली अपना ईपीएस निकाल लीजिए. 40/20 दैट इज 2 रुपया. समझे? तो बोनस में 2 बात याद रखिए. बोनस के डेट को भूल जाइए, बिगिनिंग से बोनस को इशू मान लीजिए. दूसरी बात, मान लो 21-22 में, मान लो आपने इसी क्वेश्चन का 21-22 में पफेस कमाया था 36. आपका नंबर ऑफ शेयर उस वक्त 10 ही होगा, तो आपने ईपीएस रिपोर्ट किया होगा 3.6. अब इंस्टीट्यूट बोलता है ये जो 3.6 है ये तो 10 लाख पे निकाला गया है, जबकि करेंट ईयर में तो 20 लाख पे निकाले हैं. तो दोनों ईपीएस तो कंपेरेबल नहीं है. ऐसा लग रहा है कि इस बार का ईपीएस बहुत गिर गया पिछला बार के ईपीएस से. और आप तो जानते हो P&L में आप करेंट ईयर प्रीवियस ईयर जब दिखाते हो तो अगल बगल में दिखाते हो. अगर मैं करेंट ईयर में 2 रुपया दिखाऊंगा, लास्ट ईयर में 3 रुपया 60 पैसा, तो लोग तो समझेंगे मेरी प्रॉफिट गिर गई है, जबकि मेरी प्रॉफिट तो 36 लाख से 40 लाख हुई है. तो इंड एस बोलता है कि कंपेरेटिव पर्पजेस के लिए प्रीवियस ईयर के ईपीएस को भी रीस्टेट करना है. तो लोगों ने पूछा कैसे करेंगे, तो उन्होंने बोला ये जो 36 लाख है इसको 10 से नहीं डिवाइड करके 20 से डिवाइड कर दीजिएगा, क्योंकि ये 10 तो विदाउट बोनस है ना, इसको विथ बोनस करके 20 से डिवाइड कर दीजिएगा और प्रीसीडिंग ईयर का ईपीएस को 1.8 रीस्टेट कर दीजिएगा. मतलब करेंट ईयर के बगल में जो प्रीसीडिंग ईयर आप दिखाएंगे 3 रुपया 60 पैसा नहीं दिखा करके 1 रुपया 80 पैसा दिखाइएगा, सो दैट दे बोथ बिकम कंपेरेबल. आइए पढ़ते हैं, फिर इसके सम बनाते हैं.
बोनस के केस में, स्प्लिट के केस में, स्प्लिट मतलब जानते हो कि आप एक बड़ा शेयर को 10 छोटा छोटा शेयर में बांट देना, स्प्लिट बोलते हैं। रिवर्स स्प्लिट होता है कंसोलिडेशन, 10 छोटा छोटा शेयर को मिला करके एक बना देना या 5 को मिला के एक बना देना को रिवर्स स्प्लिट बोलते हैं। तो रूल क्या है? फाइंड वानोस by assuming that event has happened at the beginning of the period. So don't use time weighing factor. Preceding year's EPS will also be restated. ये पूरा एग्जाम्पल में मैंने आपको एक्सप्लेन किया। आइए आपके बुक का एक सम बना करके इसको क्लोज अप करते हैं। आपकी बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 9 पढ़िए। क्या मांगा है बताओ तो? बोला कैलकुलेट बेसिक ईपीएस फॉर करेंट ईयर एंड एडजस्टेड रीस्टेटेड ईपीएस ऑफ द लास्ट ईयर। 10 लाख शेयर था 1/4/2020 को, 1 जनवरी 21 को 2 शेयर इशू किया 1 के बदले, माने 20 लाख बोनस शेयर इशू किया। तो आप इस डेट को भूल जाओ और सोच लो कि 20 लाख शेयर बिगिनिंग में इशू कर दिया था, इसके पास 30 लाख शेयर हो गया था। लास्ट ईयर का प्रॉफिट 9 लाख है, इस साल का प्रॉफिट 30 लाख है। तो अगर मैं करेंट ईयर मतलब ईयर 2020-21 का अगर ईपीएस निकालूंगा तो हम प्रॉफिट लेंगे 30 लाख और नंबर ऑफ शेयर भी लेंगे 30 लाख। मेरा ईपीएस 1 रुपया आएगा। बोनस का डेट को इग्नोर मारेंगे, बिगिनिंग में ऐड कर देंगे, ये रूल है। अगर मैं 19-20 का ईपीएस रीस्टेट करता हूं, एडजस्ट करता हूं, तो 19-20 का मेरा प्रॉफिट आया था 9 लाख रुपया। विदाउट बोनस मेरा 10 लाख शेयर था। पिछला बार मैंने 10 लाख डिवाइड करके 90 पैसा, 9 लाख बाई 10 लाख 90 पैसा हम दिखा चुके हैं। पर जब करेंट ईयर में दाहिना कॉलम में करेंट ईयर के बगल वाला प्रीसीडिंग ईयर जब कंपैरेटिव के लिए दिखाएंगे तो बोनस मिलाने से 30 लाख शेयर हो जाएगा। इसको बोलते हैं रीस्टेट करना। तो मेरा ईपीएस आएगा 30 पैसा। तो जो ईपीएस मैंने पिछले साल 90 पैसा रिपोर्ट किया था वो करेंट ईयर में मेरे को 30 पैसा रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो जब मैं करेंट ईयर और प्रीवियस ईयर का ईपीएस निकालूंगा तो एक जगह पे 1 रुपया दिखाऊंगा, एक जगह पे 30 पैसा। ये करेंट ईयर, ये प्रीवियस ईयर। 90 पैसा नहीं दिखाऊंगा बिकॉज 90 पैसा और 1 रुपया कंपेरेबल नहीं, 30 पैसा और 1 रुपया कंपेरेबल। आप बोलेंगे 90 पैसा आया कहां से? तो 9 लाख पुराना साल का प्रॉफिट था, 10 लाख पुराना साल का नंबर ऑफ शेयर था, डिवाइड किए तो 90 पैसा आया था। उसका बातचीत करने नहीं बोला है, हम कर रहे हैं। आइए इसका आंसर देखते हैं इंस्टीट्यूट का। ये रहा EPS for the current year 30 lakh by 30 lakh 1 rupees. Adjusted EPS of the last year 9 lakh by 30 lakh 30 paisa. Okay. अब आइए अगले डिस्कशन में चलते हैं एंड दैट इज ऑन राइट इश्यू। राइट इश्यू भी मेरे को एग्जाम्पल करके समझाना पड़ेगा, आप बोर्ड पे देखेंगे।
वैसे आप यहां पे एक बार खाली पढ़ लीजिए, ये छोड़िए मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूं, फिर पढ़ेंगे। सी राइट इशू के केसेस में, जैसे बोनस इशू के केस में कैसे ईपीएस निकालते थे आपने देखा, राइट इशू के केस में कैसे ईपीएस निकालते हैं मैं आपको बताता हूं। मान लो कोई कंपनी का 22-23 करेंट ईयर है, मान लो उस कंपनी का परफेस 40 लाख है, मान लो उसका 1422 में नंबर ऑफ शेयर 10 लाख है, मान लो उसने 30 जून को माने एग्जैक्टली 3 महीना बाद 1 for every 2 राइट इशू किया है। तो राइट और बोनस में क्या फर्क है? बोनस फ्री में देता है, राइट पैसा में देता है, थोड़ा कम पैसा में कंपनी राइट इशू करता है। तो राइट इशू का कैसे ईपीएस निकाला जाता है हम आपको सिखाते हैं। आपको 2 फिगर चाहिए कि राइट के पहले कंपनी का कम राइट प्राइस मार्केट में क्या था। कम राइट प्राइस का मतलब होता है राइट खत्म होने के पहले कंपनी का मार्केट में क्या दाम चल रहा था। तो मान लो कंपनी के शेयर का, बच्चों ध्यान देना, मान लो कंपनी के शेयर का दाम चल रहा था 60 रुपीज। फिर पता करना पड़ेगा कंपनी ने जो पब्लिक को एक शेयर दिया 2 के पीछे, वो कितना रुपया मांगा कंपनी ने, व्हाट वाज द ऑफर प्राइस, कितना रुपया में कंपनी राइट देगी। राइट में तो कंपनी कुछ पैसा लेगी, तो मान लो ऑफर प्राइस था, से द ऑफर प्राइस वाज 48। तो जिनके पास भी 2 शेयर थे 60 रुपया वाले, मार्केट में 60 रुपया दाम है, उनको एक शेयर मिलेगा 48 रुपीज देने से। तो सबसे पहले इंड एस बोलता है कि आपको एक्स राइट प्राइस निकालना होगा। क्या निकालना होगा? एक्स राइट प्राइस। बोला जी वो क्या होता है? 60 और 48 का एवरेज, बट सिंपल एवरेज नहीं, वेटेड एवरेज। सर 60 क्या है? कम राइट प्राइस। 48 क्या है? ऑफर प्राइस। एक्स राइट प्राइस क्या है? इन दोनों के बीच का प्राइस। एक्स राइट मतलब राइट के बाद इस कंपनी के शेयर का मार्केट में क्या दाम होने वाला है, इसका एस्टिमेशन। और वो 60 और 48 का एवरेज होता है। जिसके पास, ये निकलता कैसे मैं आपको बताता हूं, जिसके पास 2 शेयर 60 रुपया वाला था, उसको एक शेयर 48 में मिला और उसके पास अब 3 शेयर हो गए। तो 60 इंटू 2 प्लस 48 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1। 60 इंटू 2 ऐसे पकड़ लो, 60 इंटू 2 48 इंटू 1 दैट इज 120, दिस इज 48, दिस इज 168। 168 by 3 is the weighted average, weighted average price which is X right price। तो X right price 60 और 48 का एवरेज है। अब अगर आप बोलोगे 168 by 3 कितना आया, the answer is 56। ये आपको निकालना पड़ेगा। सर फिर क्या करना है? फिर आपको एक फिगर निकालना है जिसका नाम है एडजस्टमेंट फैक्टर। वो कैसे निकलता है? वो निकलता है कम राइट प्राइस डिवाइडेड बाई एक्स राइट प्राइस। ये जो 60 था ना, इसको 56 से डिवाइड कर देंगे, 60 डिवाइडेड बाई 56 विच इज कमिंग 1.07143। इसको बोलते हैं एडजस्टमेंट फैक्टर। और उसके बाद जब वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर निकालेंगे ना, तो आप समझो शुरू में कंपनी के पास 10 लाख शेयर था, फिर कंपनी ने 1 for every 2 यानी 5 लाख राइट दिया, तो 15 लाख शेयर हो गया। तो 10 लाख शेयर कितना महीना के लिए था? 10 लाख शेयर था अप्रैल, मई और जून 3 महीना के लिए, और 15 लाख शेयर था 9 महीना के लिए। 10 लाख शेयर था 3 महीना के लिए, 15 लाख शेयर था 9 महीना के लिए। 10 लाख 15 लाख देख लो ठीक से। तो इंड एस बोलता है ये जो एडजस्टमेंट फैक्टर है ना, ये इस पीरियड में मल्टीप्लाई कर दो। माने फॉर द पीरियड प्रायर टू राइट इश्यू, फॉर द पीरियड प्रायर टू राइट इश्यू 1.07143 विल बी मल्टीप्लाइड विथ नंबर ऑफ शेयर्स। ये करने से आपका वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर आ जाएगा। सर नॉर्मली जो हम लोग पहले एग्जांपल किए थे, जैसे आप ये वाला एग्जांपल देखिए,
इसमें आप कुछ भी नहीं किया, आप सिंपल एवरेज कर दिए बस। देखिए ये क्योंकि ये सिंपल इश्यू था, राइट इश्यू नहीं था। राइट इश्यू में क्योंकि हम सस्ता में शेयर देते हैं तो उसके लिए ये वाला चीज को फिगर निकाल के मल्टीप्लाई किया जाता है। तो सबसे पहले एक्स राइट प्राइस निकाल लो, फिर एडजस्टमेंट फैक्टर निकाल लो, फिर मल्टीप्लाई कर दो फॉर ऑल द पीरियड्स प्रायर टू राइट इश्यू। और क्योंकि ये सस्ता में शेयर दे रहे हैं बोनस के जैसा, तो प्रीसीडिंग ईयर का ईपीएस को रीस्टेट करने के भी काम आएगा जैसे बोनस में करते थे। तो पिछला साल का नंबर ऑफ शेयर को भी इससे मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो अगर मैं करेंट ईयर का वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर आपसे निकलवाऊं तो 10 लाख इंटू 3/12 इंटू 1.07143 विच इज कमिंग 2.6786 शेयर, 15 इंटू 9/12 विच इज कमिंग 11.25, इट इज कमिंग 13.9286। ये नंबर ऑफ शेयर है वानोस। ये डिवाइड करेंगे पफेस के नीचे जब लिखेंगे ना पफेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर, तो दिस 13.9286। तो सर नॉर्मली तो है 10 और 15 का एवरेज ही तो है। हाँ 10 और 15 का एवरेज है, 10 लाख शुरू में था, बाद में 15 लाख हो गया था। लेकिन ये एक तो एक्स्ट्रा फैक्टर जो मल्टीप्लाई हो रहा है ना बीच में, ये एडजस्टमेंट फैक्टर है और ये निकलता है कम राइट बाय एक्स राइट। और एक्स राइट, कम राइट और ऑफर प्राइस का एक एवरेज प्राइस होता है जो मैंने आपको निकालना सिखाया। सो इस तरीके से राइट इशू के केसेस में ईपीएस निकाला जाता है। आइए मैं आपके बुक में एक एग्जांपल है वो करता हूं, फिर राइट इशू का पॉइंट खत्म होगा, फिर डिफरेंट डिविडेंड राइट पढ़ेंगे और आज की क्लास को खत्म करेंगे। आइए, दिस इज आवर एग्जाम्पल, रीड इट केयरफुली। मैं आता हूं से। आइए देखिए, क्वेश्चन तो पढ़ लिया होगा आपने। ये लास्ट ईयर का प्रॉफिट है, ये करेंट ईयर का प्रॉफिट है। राइट के पहले 5 लाख शेयर था, एक शेयर 4 के बदले उन्होंने दिया। ऑफर प्राइस 20 रुपया का था और कम राइट, जिसको राइट के पहले 25 रुपया दाम था। क्वेश्चन में जो चीज मिसिंग है वो राइट इशू का डेट। तो टर्म्स ऑफ राइट इशू 1 फॉर एवरी 4 हेल्ड राइट इशू प्राइस और इशू डेट इज 1 जुलाई 2020 पकड़ लो। उसी के हिसाब से आंसर बनाया गया है। वो डेट चाहिए आपको, नहीं तो टाइम वेइंग फैक्टर लगाओगे कैसे कि किस दिन कितना शेयर आउटस्टैंडिंग था। और करेंट ईयर में शेयर इशू हुआ है इसलिए 1 जुलाई 2020 मैंने पकड़ा। आपसे मांग रहा है कैलकुलेट बेसिक ईपीएस, तो करेंट ईयर का भी देना पड़ेगा। पिछला साल का फिगर इसीलिए दिया हुआ है कि पिछले साल के ईपीएस को रीस्टेट भी करना होगा। तो कैसे हम लोग निकालेंगे? देखो, सबसे पहले ये जो 25 रुपया कम राइट प्राइस है और ये जो 20 रुपया ऑफर प्राइस है, राइट इशू प्राइस है, इसका एवरेज निकालेंगे। सिंपल एवरेज नहीं, वेटेड एवरेज। कैसे? एक शेयर मिल रहा है 4 के बदले, मतलब जिसके पास 4 शेयर 25 रुपया वाला है उसको एक शेयर 20 रुपया में मिलेगा। तो आप सबसे पहले निकालोगे एक्स राइट प्राइस, जो निकलेगा 4 इंटू 25 प्लस 1 इंटू 20/4 प्लस 1 5, जो कि आंसर आएगा 24। फिर आप निकालोगे 25/24, जिसको हम बोलेंगे एडजस्टमेंट फैक्टर, कम राइट प्राइस डिवाइडेड बाई एक्स राइट प्राइस। आंसर को आपको दिखाऊंगा, आपकी बुक वाला आंसर को। पहले आप मेरे तरीके से सॉल्व करो। 25/24 आया 1.0417। ठीक है। अब आप वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर निकालोगे कि भाई शुरू में अपने पास 5 लाख शेयर था, 5 लाख है ये, और ये कितना महीना तक था? तो अप्रैल, मई और जून 3 महीना तक था। इसमें 1.0417 मल्टीप्लाई करना है और बाद में एक राइट मिला 4 के बदले, तो 5 लाख में कितना राइट मिलेगा? 5 लाख डिवाइडेड बाई 4, 1 25, तो 6 25 हो गया कंपनी के पास टोटल शेयर, और ये रहा 9 महीना तक।
तो 5 लाख शेयर 3 महीना, 6,25,000 शेयर 9 महीना, ये नॉर्मली होता है। राइट के केस में बस ये फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाता है राइट के पुराने वाली पीरियड में। तो अब अगर आप अपना वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर निकालोगे तो 5 लाख इंटू 3/12 इंटू 1.0417, 1,30,213 प्लस 468,750, तो आंसर आ जाएगा 598,963। ये वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर है। ये इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, मतलब 15 लाख जो प्रॉफिट है ना, 15 लाख करंट ईयर का प्रॉफिट है, डिवाइडेड बाई 598,963। तो यहां पे लिख देता हूं 15 लाख डिवाइडेड बाई 598,963, ये आपका ईपीएस आ जाएगा। ईपीएस आ गया ₹2.50। ये करेंट ईयर का ईपीएस है। और सर लास्ट ईयर में क्या ईपीएस आया था? लास्ट ईयर में 10 लाख रुपए का प्रॉफिट था, 5 लाख शेयर था, तो ₹2 ईपीएस आया था। तो सर वो भी बताना पड़ेगा क्या? नहीं, वो नहीं बताना है आपको, रीस्टेटेड ईपीएस बताना। आप बता दीजिए कि ईपीएस रिपोर्टेड इन 19-20 10 लाख बाई 5 लाख ₹2, ईपीएस ऑफ 2021 ₹2.50। पर वो जो ₹2 पिछला बार बताए थे ना, उसको करेंट ईयर में रीस्टेट करना पड़ेगा। जो करेंट ईयर और प्रीसीडिंग ईयर का ईपीएस निकाल के दिखाते हो ना, तो प्रीसीडिंग ईयर का ईपीएस ₹2 को रीस्टेट करेंगे। सर कैसे करेंगे? ऐसे करोगे, देखो 10 लाख का प्रॉफिट है, 5 लाख शेयर है, 5 लाख में 1.0417 मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब खाली इतना लिखेंगे, 10 लाख का प्रॉफिट डिवाइडेड बाई 5 लाख नंबर ऑफ शेयर इंटू 1.0417। माने ये एडजस्टमेंट फैक्टर हर पीरियड में मल्टीप्लाई करना है, प्रीसीडिंग पीरियड में भी मल्टीप्लाई करना है, राइट के पुराना हर पीरियड में। तो करंट ईयर प्रीसीडिंग ईयर दोनों में मल्टीप्लाई करना है। तो आपका आंसर आ जाएगा 5 लाख इंटू 1.0417, 5/20,850। तो 10 लाख डिवाइडेड बाई 5/20,850, तो आपका ईपीएस आ जाएगा 1.92। तो सर ये 1.92 क्या है? वो जो ₹2 पिछला साल था ना, उसको रीस्टेट करके 1.92 बना दिए, सो दैट 1.92 एंड 2.50 बिकम्स कंपेरेबल। आइए इसका सोल्यूशन आपके सोल्यूशन शीट में दिखाते हैं। ये रहा लास्ट ईयर का ईपीएस ₹2, एक्स राइट प्राइस निकाला, देखो ये ऐसे बड़ा करके निकाला ₹24। वो हम लोग जो 4 शेयर और 1 शेयर लिए, वो 5 लाख और 1.25 ले लिया, एक ही बराबर बात है। एडजस्टमेंट फैक्टर निकाला 1.04, जो मैं 1.0417 4 डेसिमल लिया, ये 2 लिया। बेसिक ईपीएस ₹2.5 आया। ये वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर यहीं पे निकाल दिया, देखो 5 लाख इंटू 3/12 इंटू 1/04, 625 इंटू 9/12। हम भी इसको अलग से निकाला। रीस्टेटेड ईपीएस ऑफ लास्ट ईयर देखिए 10 लाख डिवाइडेड बाई 5 लाख, ये रहा 10 लाख डिवाइडेड बाई 5 लाख इंटू 1.0417, तो ये आ गया 1.92। आप इस तरह से सॉल्यूशन को प्रेजेंट कर दीजिएगा। सारा सॉल्यूशन आप पीडीएफ से प्रिंट आउट ले लीजिएगा या पीडीएफ निकाल करके अपने लिए रख लीजिएगा। अब आज का लास्ट डिस्कशन, और वो है डिफरेंशियल डिविडेंड राइट्स। अगर एक कंपनी में 2 तरह के शेयर, आपने लॉ में डीवीआर सुना होगा, डिफरेंशियल वोटिंग राइट। डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले शेयरों को डिफरेंशियल डिविडेंड राइट भी होता है। तो कुछ नहीं करना बेटा, जिन शेयर में डिफरेंशियल डिविडेंड राइट है उसको डिविडेंड के हिसाब से नंबर ऑफ शेयर को एडजस्ट कर देना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक शेयर को ₹1, एक शेयर को ₹2 डिविडेंड मिलता है, तो ₹2 वाले को बोलना है तुम डबल शेयर है। अब देखो यहां पे मान लो कंपनी के पास 2 क्लास ऑफ शेयर है, क्लास ए का 10 लाख शेयर है, क्लास बी का 10 लाख शेयर है। इसका डिविडेंड राइट X है, इसका डिविडेंड राइट 1.6 है, 1.6x है। माने इसको अगर ₹1 डिविडेंड मिलेगा, इसको ₹1.60, इसको ₹10 मिलेगा तो इसको ₹16। तो कुछ नहीं करना, इस 10 लाख को बोलो 10 लाख, इस 10 लाख को बोलो 16 लाख, क्योंकि इसको ज्यादा डिविडेंड मिलता है। तो 10 इंटू 1.6 कर दो, तो टोटल मिलाकर के 26 लाख शेयर हो गया। अब अगर कंपनी का प्रॉफिट 300 लाख है,
तो 300 लाख को 26 लाख से डिवाइड कर दो और बोलो 11 रुपया 53 पैसा मेरा ईपीएस है। पर 11 रुपया 53 पैसा तो ईपीएस क्लास ए का है ना, क्योंकि तुम सबको क्लास ए जैसा बना दिया ना। इसको 10 लाख पकड़ा, इसको 16 लाख ले लिया ना, इसको कन्वर्ट कर दिया ना क्लास ए के जैसा, बी को ए के जैसा बना दिया ना, तो बोल करके ईपीएस 11 रुपया 54 पैसा आया। अब बोलेंगे क्लास बी वाला ईपीएस कितना है, तो इंटू 1.6 कर दो, तो बोलना 18 रुपया 46 पैसा मेरा ईपीएस है क्लास बी शेयर का। तो अगर दो अलग अलग डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले या डिफरेंशियल डिविडेंड राइट वाले शेयर होते हैं, तो जो जिसका अलग डिविडेंड राइट होता है उसको नंबर ऑफ शेयर को बदल देते हैं, ईपीएस निकाल लेते हैं, फिर जितना उसका डिविडेंड राइट होता है उस ईपीएस को अकॉर्डिंगली डिविडेंड राइट के हिसाब से मल्टीप्लाई करके नया ईपीएस निकाल देते हैं, और दोनों ईपीएस को पी&एल में अलग से दिखाना पड़ता है। मैं आपके सामने अगर दूसरा एग्जांपल रखूं कि मान लो कंपनी का प्रॉफिट आया था 4 लाख, कंपनी के पास क्लास ए का 10,000 शेयर है और क्लास बी का 5,000 शेयर है। इसको जितना डिविडेंड मिलता है इसको उसका 80% ज्यादा मिलता है, इसको 1 मिलता है, इसको 1.8 मिलता है। तो इसको बोलो तुम 10,000 है, इसको बोलो तुम 9,000 है, तो टोटल मिलाकर के 19,000 शेयर हो गया। तो हम लोग इसको चेंज किए ना, इसके हिसाब से वी चेंज दिस। तो आप बोलेंगे मेरा 4 लाख टोटल प्रॉफिट है, इसको 19,000 से डिवाइड करेंगे तो मेरा ईपीएस आ जाएगा 21 रुपीज, 21.05। तो ये क्लास ए का ईपीएस आया है, क्लास ए का। क्लास बी का ईपीएस कितना होगा, 21.05 इंटू 1.80। तो 21.05 इंटू 1.8 करोगे तो 37.89। इसके लिए 37.89 ईपीएस है, इसके लिए 21.05 ईपीएस है। ओके, सो आज का क्लास में बेसिक अर्निंग पर शेयर का सारा डिस्कशन कंप्लीट हुआ, और आपके बुक में जितने एग्जाम्पल्स थे, जितने इलस्ट्रेशन थे, हमने उनको कंप्लीट किया, जिसमें 9, 8, 1, 2, 3 कंप्लीट हुआ। अब ये जो 4, 5, 6, 7 है, ये डाइल्यूटेड ईपीएस के लिए है, ये हम लोग कल कंप्लीट करेंगे। चल, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।